मॉलिक्यूलरिटी लास्ट क्लास में हो नहीं पाया था, वहीं से शुरू करेंगे। ओके सर। श्रीन, मेरी आवाज जा रही है आप तक? यस सर। ओके, तो चलिए अपने पास आ जाता है सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वगैरह की बात करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो मैंने बताया था आपसे, जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज हो, जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज हो, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। जैसे अगर एक रिएक्टिंग स्पीसीज है तो यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, दो है तो बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं, तीन है तो टर मॉलिक्यूलर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि अपने पास मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन। तो मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ molecules, atoms, ions। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग रिएक्टिंग स्पीसीज। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? रिएक्टिंग स्पीसीज, जितने रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग in an elementary reaction, in an elementary reaction is called molecularity, is called molecularity। अगर एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो यूनिमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो बाई मॉलिक्यूलर, तीन कर रहा है तो टर मॉलिक्यूलर। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। इट इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी। ये आपका क्या होता है? थ्योरेटिकल क्वांटिटी होता है। और ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1 2 3 होता है, ना फ्रैक्शन होता है ना ही जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट कैन बी, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लाइक 1 2 और 3। ठीक है, इससे आगे हमें पढ़ना नहीं है, वन के बारे में ही पढ़ना है, और टू के यूनिमॉलिक्यूलर और बाई मॉलिक्यूलर वो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में आएगा, SN1 SN2, तो वहां पढ़ना है। ठीक है, तो इट कैन बी पॉजिटिव बट कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो और फ्रैक्शन। ना जीरो हो सकता, ना नेगेटिव हो सकता, ना ही फ्रैक्शन हो सकता है। तो इस सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक चीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन, देखिए एक कल मैं यही बता रहा था लास्ट क्लास में, दो टाइप के यहाँ पे रिएक्शन देख लेंगे हम, एक एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप में हो जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो वो प्रोडक्ट जो पाना है वो मोर देन वन स्टेप में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, अभी मैं उसको भी डिफाइन कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एक एलिमेंट्री रिएक्शन में, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी is equal to order of reaction. Molecularity is equal to order of reaction। तो यहाँ पे order of reaction लिख दिया मैंने। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑलमोस्ट ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी एक एलिमेंट्री रिएक्शन में इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है आपका वो क्या होता है? सिंगल स्टेप में जो कंप्लीट हो जाए, सिंगल स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाए। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होता है जो मल्टीपल स्टेप में हो, जो मल्टीपल स्टेप में। और तो मल्टीपल स्टेप मोर देन सिंगल कह सकते हैं, मल्टीपल स्टेप, या फिर मोर देन वन स्टेप, या फिर क्या लिख सकते हैं? मोर देन वन स्टेप। एक स्टेप से ज्यादा में हो उसको हम लोग क्या देते हैं?
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी सर एक बार वो लाइन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सर ये वाली लाइन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए आप ये कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, जो सिंगल स्टेप में हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है आपका, मल्टीपल स्टेप में होता है। तो यहाँ यही चीज लिखा हूं मैं कि जो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन होता है जो सिंगल स्टेप में हो जाता है, उसका जनरली मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। ठीक है? ओके क्लियर है? सर। जैसे मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा तो आपका ऑर्डर भी 1 होगा, मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा तो ऑर्डर भी 2 होगा। हो गया? श्रेन, हाँ सर। स्लाइड चेंज करूं? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, लिख लिया। चलिए, इसमें कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। दिव्यम? सर हो गया। ओके। देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या आता है अपने पास, आता है इसके बाद एक चीज और। हाँ, इसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मोर देन वन स्टेप। तो अलग अलग स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी लिख सकते हैं हम लोग, ओवरऑल रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, जैसे इसमें लिख सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, in complex reaction molecularity of each step of mechanism defined separately, define, ये definite होगा, define separately। नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे टोटल मॉलिक्यूलरिटी total molecularity of a complex reaction is meaningless। इसको मैं दोनों पॉइंट को एक रिएक्शन दिखा के समझाता हूँ। मीनिंगलेस, जस्ट सपोज हमें डी बनाना है, ए से पहले बी पे गए आपने, बी से सी पे गए, सी से डी बना अपना। ठीक है? तो देखिए इन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का यहाँ मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होगा अलग, यहाँ पे अलग डिफाइन होगा, यहाँ पे अलग डिफाइन होगा, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन का कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं होता है इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपका जो रिएक्शन होता है वो मल्टीपल स्टेप्स में होता है। तो मल्टीपल स्टेप्स में ईच स्टेप्स का, हर एक स्टेप का अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, बट ओवरऑल नहीं लिख सकते। ठीक है? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। हो गया? चलिए, स्लाइड चेंज किया, नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन। तो यहाँ पे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब बात करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो बट मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 1 हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो और मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 1 हो, उसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, अ केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction in which value of order of reaction is 1 but molecularity is greater than more than 1, yeah, greater than 1, but molecularity of the reaction is more than 1, इसी को कहते हैं हम pseudo first order reaction. This reaction is known as यहाँ पे सीधे लिखिए, this is known as pseudo first order reaction. This is known as pseudo first order reaction. क्लियर है? इसे लिख लीजिए, इसका एग्जांपल देख के बताता हूं मैं अभी आपको। इसका एग्जांपल देख के और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एस्टर CH3COO C2H5, इसको हमने वाटर से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें पता है यहाँ पे क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है ये, और अल्कोहल दे देगा। ठीक है, अब हम इसका रेट जब लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम किसके किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, रिएक्टेंट के टर्म में। तो यहाँ आ जाएगा CH3COO C2H5 और दूसरा रिएक्टेंट क्या आपका H2O। यहाँ पे जो H2O होता है इस रिएक्शन में, ये एक्सेस में होता है। किस में होता है आपका, एक्सेस में होता है, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट मान सकते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, एक तो ये रेट कांस्टेंट है K इंटू H2O जब एक्सेस में है तो कांस्टेंट हो जाता है, तो इसको ले लिया हमने K डैश ले लिया। तो यहाँ पे जो रेट आएगा आपका, तो K इंटू H2O को K डैश लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ठीक है, CH3 आ गया और COO C2H5 COO C2H5। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है, ऑर्डर यहाँ पे पावर क्या है 1, तो ऑर्डर 1 है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी जब चेक करिएगा तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ईस्टर है एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ द H2 है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा। तो ये जो रिएक्शन होता है सपोनिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। इसे लिखिए पहले, ये आप लोगों ने लिख लिया, श्रेन, दिव्यम? So 1 minute. Okay.
सर एक बार ये फिर से आप एक्सप्लेन कर देंगे? जी जरूर कर दूंगा मैं। आपको समझ में आया सुरेन? हाँ सर। देखिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन हो और मॉलिक्यूलरिटी मोर देन वन हो, उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया सपोनिफिकेशन का, जो क्लास 11th में आपने, सॉरी क्लास 10th में आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ा था, एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन। तो सपोनिफिकेशन यही होता है कि एस्टर को वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस डालेंगे तो वो आपको दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो हम यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन यूज करेंगे। रेट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, के इंटू जो भी आपका रिएक्टेंट में है उनका, ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो देखिए H2O जो होता है यहाँ पे एक्सेस में होता है इस रिएक्शन में, तो एक्सेस में होता है तो एक तरह से उसको निकाल, मतलब थोड़ा बहुत खत्म होने या उस पर फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। ठीक है, एक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो H2O एक्सेस में है जिसकी वजह से इसको कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं इसको, और K तो कांस्टेंट है ही। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को मैंने ले लिया K डैश। अब रेट लॉ जब इसका देखा गया एक्सपेरिमेंटली, तो रेट इज इक्वल टू K डैश इंटू CH3COO2H5। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इसका ऑर्डर निकाले, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है, तो बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा? तो 1। वन होगा तो ऑर्डर इक्वल्स वन। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी अगर निकालने चले हम लोग तो रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, इसका वन मॉलिक्यूल है, इसका वन मॉलिक्यूल है, तो क्या ये बाई मॉलिक्यूलर है? रिएक्टिंग स्पीसीज में देखे तो ईस्टर का एक मॉलिक्यूल है, H2O का एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाई मॉलिक्यूलर होगा कि नहीं? यस सर। तो बस ये बाई मॉलिक्यूलर हो गया, लिख लीजिए। अभी दूसरा भी एग्जाम्पल दे दूंगा, इसे लिख लीजिए सही से पहले। तो सर न्यूमेरिकल्स में वो आएगा कि फॉर एग्जांपल इसमें हमें पता है कि H2 एक्सेस में है, तो बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें वो आता है कि मतलब H2O जो हाँ एक्सेस में एक्सेस, गया है। देखिए एक्सेस में या तो गिवन होगा या फिर ऐसे न्यूमेरिकल, ऐसा रिएक्शन लिखेगा जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है, वैसे गिवन होगा। ओके। ओके, ये लिख लिया आपने? यस। स्लाइड चेंज करते हैं, इसको लिखिए। इसका दूसरा जो रिएक्शन है मैं लिख रहा हूँ, जैसे अपने पास क्या आता है, C12H22O11, ठीक है, प्लस H2O डालते हैं इसमें, और इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो यहाँ पे देगा अपने पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज C6H12O6, प्लस में यहाँ पे दे देगा C6H12O6। ठीक है, एक ग्लूकोज होता है और दूसरा क्या होता है अपने पास, फ्रुक्टोज होता है। यहाँ पे भी रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल लगाते हैं हम, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू यहाँ आ जाएगा C12H22O11, ये सुक्रोज होता है बेसिकली, ये भी एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन है। ठीक है, और इंटू क्या आ जाएगा H2O। यहाँ भी जो H2O होता है बेसिकली आपका, ये क्या होता है, एक्सेस में होता है। H2O क्या होता है, एक्सेस में होता है। एक्सेस में होने की वजह से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो दोनों को क्या लिख सकते हैं, K इंटू H2O इज इक्वल टू एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, K डैश। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन देखेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू यहाँ पे आ जाएगा C12H22O11। ठीक है, और यहाँ K डैश कर देते हैं क्योंकि K इंटू H2O को हमने क्या ले लिया, K डैश ले लिया। अब यहाँ पे ऑर्डर निकालिए, तो ऑर्डर के हिसाब से इसका पावर कितना है, वन है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। और यहीं पे हम मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं, तो हम रिएक्टेंट में देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या है अपने पास। तो यहाँ पे देखिए अपने पास मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज और वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाई मॉलिक्यूलर, यानी मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। तो इन दोनों रिएक्शन को लिख लीजिए आप लोग। हो गया?
दिव्यम यस चलिए हो गया, ये लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। चलिए अब अपने पास मेन आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं बेसिकली। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में अलग अलग पढ़ते हैं हम, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे हम लोग, इतना हल्ला कहाँ पे है? यहाँ पे आ जाएगा अपने पास जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है। जीरो ऑर्डर का मतलब तो यही होता है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट का पावर है वो क्या होना चाहिए जीरो ऑर्डर के लिए। दिव्यम श्रेन, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट का जो पावर आना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर आना चाहिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में जीरो ऑर्डर के लिए क्या आना चाहिए। एम आई ऑडिबल दिव्यम? तो जीरो। जीरो आना चाहिए। इतना लेट रिप्लाई क्यों करते हैं आप लोग? तो पता नहीं नेटवर्क नहीं आया था, एकदम से बैक हो गया था। अच्छा श्रेन आपका, इट मीन्स दैट the rate of reaction, the rate of reaction is proportional to zero power of the concentration of reactant। इसे लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान है ये, ठीक है, कि जो भी पावर का पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जस्ट सपोज अपने पास क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। श्रीन इधर ध्यान से देखिएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। तो अगर इसके लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए हम अगर लिखते हैं इसका रेट, ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू, हमें पता है सबसे पहले कि माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी तो आएगा ही, इज इक्वल टू रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से के इंटू रिएक्टेंट का पावर जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। श्रेन एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर का पावर जीरो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब यहीं से इंटीग्रेशन शुरू होता है और अपने पास शुरू हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी इंटू के का पावर, के इंटू आर का पावर जीरो। किसी भी चीज का पावर जीरो इक्वल्स टू क्या होता है, किसी भी चीज का पावर जीरो इक्वल्स टू क्या होता है श्रेण? जीरो। नहीं, किसी भी चीज का पावर जीरो इक्वल्स टू होता है वन। किसी भी चीज का पावर जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन होता है, ठीक है। मिलियंस के पावर जीरो लिखिएगा वन आएगा, 10 का पावर जीरो लिखिएगा वन आएगा, ए का पावर जीरो लिखिएगा वन आएगा। ओके सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस डी ऑफ आर, ठीक है, इज इक्वल टू के डी टी। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। और इधर वाला नेगेटिव मैंने राइट हैंड साइड पे रख दिया, ये डी ऑफ आर लिख दिया और यहाँ पे माइनस के डी टी ऐसा लिख सकता हूँ ना। लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव मैंने राइट हैंड साइड पे भेज दिया। अब देखिए यहाँ पे डी ऑफ आर का जो इंटीग्रेशन होगा बेसिकली वो आर हो जाएगा, और के डी टी का, माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के टी। के का इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा और के इंटू डी टी करेंगे तो के टी हो जाएगा और प्लस में आई आता है
ठीक है। ये जो आई होता है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया अपने पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसके टर्म में एक फॉर्मूला मिल गया अपने पास कि आर इज इक्वल टू माइनस के टी, प्लस में क्या आ गया? आई आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट एट टी इक्वल्स टू जीरो पे, एट टी इक्वल्स टू जीरो पे जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए? आर नॉट होना चाहिए। जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए? आर नॉट होना चाहिए। जब टी का वैल्यू जीरो हो रहा है तो आर का वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, होने वाला था, तब आर नॉट है। तो अब हम क्या करेंगे कि पुटिंग यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आर लिख दिया हमने, और माइनस के टाइम का वैल्यू जीरो और प्लस आई। जब टाइम का वैल्यू जीरो लिखा हूं तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? आर नॉट होना चाहिए कि नहीं, अकॉर्डिंग टू आवर दिस दिव्यम। यस सर। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया, तो आई का जो वैल्यू है वो क्या आ गया? आर नॉट आ गया कि नहीं? आई का जो वैल्यू है वो आर नॉट आ गया। यस सर। अब इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहले समझ लीजिएगा सही से आप लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में, फर्स्ट इक्वेशन में हमने आई का वैल्यू रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू माइनस के टी, और प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा? आर नॉट आ जाएगा कि आर नहीं? नॉट। ठीक है। केटी को यस लेफ्ट सर। हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, केटी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। राइट हैंड साइड पे आर नॉट था और लेफ्ट हैंड साइड पे आर था, जिसकी वजह से ये माइनस में आर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, के का वैल्यू निकालेंगे। के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर नॉट माइनस आर अपॉन में क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। टी। ये एक जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट के का वैल्यू है, रेट कांस्टेंट के का वैल्यू है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच में, ठीक है, आर और टाइम के बीच में, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास जो टी है वो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। ये इस पे सुटेबल बैठता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे आपका बैठ जाएगा सही से, ठीक है। और ये जो माइनस की वजह से ये जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा? डाउनवर्ड आएगा। क्या आएगा? डाउनवर्ड आएगा। और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट है, ठीक है। और जो स्लोप है वो आपका माइनस के, ठीक है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है, के का फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है। स्लाइड पीछे करूं? यस यस सर। सर। तो यहाँ से लिखना शुरू करिए, यहाँ हो गया है तो बताइए, मैं आगे कर दूंगा स्लाइड। सर प्लीज यहाँ पे एक सेकंड होल्ड कर दीजिए। ठीक। हो गया? यस सर। यस सर हो गया। ठीक है आप लोग? नहीं सर ये वाली कर रहा हूँ, पिछली वाली क्यों कह रहा था। ठीक। हो गया?
एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर एक बार ये लेट एट t इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू r नॉट, तो ये वाली एक बार लाइन बता दीजिए, r इज इक्वल टू r नॉट कैसे? यहाँ पे हमने ये एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, t इक्वल्स टू 0 पे, मतलब अभी जस्ट रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पे जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उसको मैंने सपोज कर लिया आर नॉट है, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आर नॉट, क्या है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके फिर आपका हो गया। Yes, sir. दिव्यम यस सर, हो गया। यस चलिए ये वाला कर लीजिए ग्राफ। ये भी हो गया। Yes. दिव्यम सर, 1 सेकंड सर। ओके, टेक योर टाइम, आराम से लिखिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। स्क्रीन देखिए अपना, जो आपने पहले लिख लिया उसमें देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे। क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑर्डर। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर में हमें पता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट का जो पावर होगा, ठीक है, वो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या One. हो जाएगा आपका, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर का पावर जो आएगा वो क्या आना चाहिए? 1 आना One. चाहिए। अब मैंने यहीं पे यही कर दिया आपका कि डी ऑफ आर पहले समझ लीजिएगा तब लिख लीजिएगा, माइनस के इंटू आर का पावर 1। 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, डी ऑफ आर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अपॉन में आर, और इज इक्वल टू माइनस के डी टी लिख सकता हूँ। Yes, बताइए। sir. मैंने इधर राइट हैंड साइड वाला आर मल्टीप्लाई में था, इधर ला दिया। अब हम यहाँ कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा तो डी ऑफ आर अपॉन, एक मिनट रुक जाइएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दिया मैंने। अब यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन, डी ऑफ आर अपॉन में आर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के डी टी, माइनस के डी टी और इसका भी इंटीग्रेशन। अब के डी टी का इंटीग्रेशन तो हमें पता है के टी आएगा और उसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस का आई।
और हमेशा ध्यान में रखिएगा 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो ln x होता है। तो यहाँ 1/r है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ln r हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया हमें, ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया कि ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, माइनस के टी प्लस आई। यहाँ पे भी वही करेंगे, ठीक है, कि एट टी इक्वल्स टू जीरो पे, एट टी इक्वल्स टू जीरो पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट है, ठीक है। और मैं क्या कर दूंगा, ln ऑफ r अभी लिख रहा हूं और यहाँ पे माइनस के इंटू टी का वैल्यू 0 लिखूंगा। इसका मतलब किस टाइम के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, प्लस में आई। तो यहाँ पे भी आई का जो वैल्यू है वो क्या आ गया आपके पास, आई का वैल्यू 1 आ गया, आई का वैल्यू ln r नॉट आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई, ध्यान दीजिएगा जरा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, इन इक्वेशन 1 में रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए अब क्या आएगा, इक्वेशन 1 में जैसे आई का वैल्यू रखा आपने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ln r ही है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी है, और प्लस में आई का वैल्यू मैंने क्या बताया अभी आपको, ln r नॉट, ठीक है। अब के टी को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो राइट हैंड साइड में ही आर नॉट था, और राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए अपॉन बी, सीधे सीधे लॉग ए अपॉन बी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपके पास, के टी है, क्या है, के टी है, तो के का वैल्यू रखेंगे हम लोग यहाँ, तो 1 अपॉन टी, और यहाँ आएगा ln आर नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, आर, आर नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और के इज इक्वल टू ln को लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 अपॉन में आ जाएगा टी, और लॉग में चेंज हो जाएगा ये, जब भी ln से लॉग में चेंज करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, और आर नॉट अपॉन आर एक फॉर्मूला आ जाएगा ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इस फॉर्मूले पे हम लोग एक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे अभी थोड़ी देर में, और फिर अलग अलग टाइम पे भी निकालेंगे। और इसमें अब कहीं भी प्रॉब्लम हो पूछिए, पहले इसे समझिए, समझ के लिखिएगा ताकि अभी पूछ लें। हो गया, इसमें कुछ पूछना है दिव्यम, आपका हुआ, सर नहीं पूछना कुछ। ओके स्लाइड चेंज करो। चलिए अब यहाँ पे जो ग्राफ अपने पास बनेगा, जो फॉर्मूला आया है उसको देखेंगे कि k इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/t लॉग ऑफ 2.303, और उसके बाद log ऑफ आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। इससे पहले भी एक फॉर्मूला आया था जिसपे हमने ग्राफ प्लॉट किया, जहां से इजीली समझ में आ जाएगा, ln r इज इक्वल टू, या फिर यूं देख लें कि ln r नॉट माइनस ln r इज इक्वल टू के टी। तो इसमें भी जो ग्राफ बनता है आपका कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का,
ठीक है, ये सेम ग्राफ आएगा, ये ऐसे होता है। और यहाँ पे जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, एल एन आर नॉट है। ठीक है, एल एन आर नॉट है, और जो स्लोप है आपका वो वही है माइनस के। तो इसे लिख लीजिए, ये ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हो गया। तो देखिए इसमें हम T1 और T2 पे भी निकालेंगे। इसलिए ना आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। चलिए, अब देखिए इक्वेशन नंबर वन को देखा जाए तो इक्वेशन नंबर वन जो है अपना वो क्या है। इक्वेशन नंबर वन तो यही है ना कि एल एन, सॉरी, इक्वेशन नंबर वन यही है ना, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। रुक जाइए, ये वाला इक्वेशन कहाँ है? हाँ, इस वाले इक्वेशन को मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये इक्वेशन पे आई है, इसको टू मान लेते हैं, इक्वेशन टू को। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन टू जो है हमारे पास ये है। अब इसी में मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, जस्ट सपोज अपने पास क्या है, एट टाइम T1, एट टाइम T1, ठीक है, जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, R1। ठीक है, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका R1 है, और T2 पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, R2 है। क्लियर है, R1 और R2 है। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे जब निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एल एन आर वन इज इक्वल टू माइनस के टी वन। ठीक है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसे ही रहेगा, एल एन आर नॉट। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, एल एन आर टू इज इक्वल टू माइनस के टी टू, और प्लस में क्या आ जाएगा, एल एन आर नॉट। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिकली करेंगे क्या, वन माइनस टू कर देंगे यहाँ पे। जस्ट सपोज टू तो ले ही चुके हैं, थर्ड इक्वेशन हो गया, और ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। तो हम करेंगे क्या, बस थ्री माइनस फोर करेंगे। क्या करेंगे, थ्री माइनस फोर, इक्वेशन नंबर थ्री माइनस इक्वेशन नंबर फोर। तो इक्वेशन थ्री जो है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एल एन आर वन है, और लेफ्ट हैंड साइड फोर पे क्या है, एल एन आर टू है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस के टी वन प्लस एल एन आर नॉट। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा के टी टू, माइनस का तो था ही, के टी टू, और प्लस में एल एन आर नॉट। तो यहाँ पे अब इसको लॉग ए माइनस लॉग बी को डायरेक्ट में लिख दूंगा, एल एन आर वन अपॉन में आर टू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के टी वन प्लस एल एन आर नॉट, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस के टी टू, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके एल माइनस एल एन आर नॉट। ठीक है, मैं अभी देता हूँ एल एन आर नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब इसको मैं पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेता हूँ, के टी टू माइनस के टी वन, और यहाँ हो जाएगा एल एन आर वन अपॉन में आर टू। हो जाएगा कि नहीं, एल एन आर वन अपॉन में आर टू। अब यहाँ से के कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन, और यहाँ हो जाएगा एल एन आर वन अपॉन में आर टू। तो k का वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ पे तो k इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, और यहाँ पे आ जाएगा एल एन आर वन अपॉन में आर टू। ठीक है, और फिर हम k इज इक्वल टू लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 अपॉन में टी टू माइनस टी वन, और ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ आर वन अपॉन में आर टू। क्लियर है, तो ये हो जाएगा k का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, तो ये जब T1 और T2 गिवन होगा
तब का वैल्यू है। इसके कोरेस्पॉन्डिंग हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे एक, जो कि ग्राफ पहला आएगा वो किसके किसके बीच में है, एल एन आर नॉट और आर के बीच में वर्सेस टाइम। तो एल एन आर वन अपन आर टू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है, जब उधर ले जाएंगे तो। इसलिए ये जो ग्राफ आता है ये स्ट्रेट लाइन आता है, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। और एक और ग्राफ लेंगे हम किस किस के बीच में, एल एन आर वर्सेस टाइम के बीच में, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट होगा। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर आप एक स्लाइड पीछे जा सकते हैं प्लीज। या सर जो हमारी इक्वेशन 2 है वो एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट है। जी। एक और स्लाइड पीछे करते हैं, दिखाता हूँ मैं। एक और स्लाइड, ये यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें T1 लिया तो एल एन आर वन हो गया, T2 लिया तो एल एन आर टू हो गया, ठीक है। यस हो जाए तो बताइएगा। हो गया। ट्रेन, यस सर हो गया। हो गया। दिव्यम, यस चलिए इससे लिख लीजिए, ये हो जाए तो बता दीजिएगा, आगे एक सवाल कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग हाफ लाइफ की तरफ। हो गया। दिव्यम, सर 1 मिनट। जी दिव्यम, सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। समीर, यस सर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं, बताइएगा, शायद ये इस बैच में कराया हूँ कि नहीं याद नहीं है। द रेट ऑफ reaction or the rate for a reaction of A, B and C has been found. Rate is equal to K into A into B into C का पावर 2। ये क्वेश्चन कराया था मैं आप लोगों को। दिव्यम, how would the rate of reaction, नो सर। okay, rate of reaction changes if concentration of C is doubled, concentration of A is doubled, half, sorry, C is
concentration of both B and C are doubled. D, concentration of each A, B and C is tripled. सर K4 लिखा है वहां पर जी क्वेश्चन जी, में, क्या? तो वो K4 है, डी, K4 है, रेट इज इक्वल टू K4 सर रेट इज क्वेश्चन इक्वल में टू के इंटू ए। ए। रुक ओके जाइए, मैं सही से लिखता हूँ। रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी इंटू सी का पावर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताऊं मैं? श्रीन, दिव्यम, सर कर रहा हूँ। हो गया? सर आप एक बार कर। हाँ बताइए दिव्यम। सर आप ही बताओ। जी चलिए, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा अपने पास।
देखिए यहाँ पे जो रेट दे रखा है अपने पास, वो रेट दे रखा है आपका, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है। और हमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन आर चेंज होगा जब सी को डबल किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रेट इज इक्वल टू आर मान लिया। रेट जो है आपका, अभी रेट जो है वो आर है। अब ये आर डैश कब होगा, जब जैसे कि ए पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सी को हमने कर दिया डबल। ठीक है, तो इसी को बस सॉल्व करिए। आर डैश इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बाहर ले लेते हैं, और फिर ये क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर। अब खुद ही देखिए कि इस रेट का वैल्यू क्या है, के इंटू ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर, और इसका वैल्यू जो है इससे सिमिलर है कि नहीं। तो यहाँ पे जो नया वाला रेट होगा वो पुराने वाले के 4 टाइम्स में हो जाएगा। न्यू वाला रेट क्या हो जाएगा, पुराने वाले का 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया? ये पहला पार्ट था। दिव्यम, श्रेन, आ गया सर। यस सर। अब जैसे दूसरा वाला भी बता देता हूँ, ए हाफ कर दिया, तो आर डैश इज इक्वल टू ए को कर दिया है आधा, ए बाई टू। बी को क्या कर दिया, बी को बी ही रखा है, सी को ऐसे ही रखा है स्क्वायर, और के तो था ही इसमें। अब अपने पास क्या हो जाएगा, के बाई टू कर देंगे, टू 1/2 को बाहर ले लिया, ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, आर डबल डैश लीजिए क्योंकि ये सेकंड वाला है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे के ए बी सी स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है, आर का वैल्यू है, ओरिजिनल वाले का जो क्वेश्चन गिवन है। तो वो पुराने वाले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा जब ए हाफ करेंगे। बाकी सी और डी आप बताइए। सर क्वेश्चन वाला स्लाइड दिखाना। क्वेश्चन लिखा था आप लोगों ने, श्रेन, दिव्यम? आपकी आवाज नहीं आ रही श्रेन, बहुत स्लो आ रही है, क्या बोला आपने? दिव्यम क्वेश्चन लिखा था आपने? यस सर लिखा। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। वैसे मुझे याद है कि रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, के इंटू ए इंटू बी इंटू, सर वही वाला है ना जो पहले था। हाँ, और सी और डी बस कैलकुलेट करना था, करिए जरा। सी में क्या कर रहा था कि बी और सी को डबल कर रहा था, बी एंड सी डबल। और सी डी में क्या कर रहा था, ए बी एंड सी ट्रिपल। तीनों को तीनों क्या कर दिया हमने, ट्रिपल्ड कर दिया।
दिव्यम हो गया? सी वाले का आंसर बताइए। तो कर रहा हूँ। कितना टाइम लगेगा? ट्रेन आपका हुआ? ट्रेन सर सी वाले में 8 आर होएगा क्या? ए को चेंज नहीं कर रहा है, ए को चेंज नहीं कर रहा है। अगर बी और सी के बारे में बोला है तो इसका मतलब ए को चेंज नहीं कर रहा है। तो नए वाला जो रेट होगा उसमें पुराने वाले देखिए रेट को, ए को यही रखिए, बी को बस डबल कर दीजिए, सी को बस डबल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि बी और सी को डबल करते हैं हम लोग, तो आपका जो बी है और ये निकलेगा, 2 2 जो 4 2 जो 8 बाहर आ जाएगा, के इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे जब हम लोग, तो के इंटू ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर जो है वो आर के बराबर है, तो आर हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं? यस सर। सिमिलरली इसका बता दीजिए अब जल्दी से आप लोग। 27 आर। कितना? 27। नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ सर। नहीं 27 नहीं होगा, सही से करिए। 81 आर। ट्रिपल हो रहा है ना? हाँ 81 होगा, ट्रिपल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर के, 81। हाँ 3a इंटू 3b इंटू 3c का स्क्वायर। तो ये 3 3 जो 9 बाहर आएगा, 9 3 जो 27, 27 इज 81 इंटू के इंटू ए इंटू बी इंटू सी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 81 आर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है? चलिए स्लाइड चेंज करें हम लोग। यस सर। अब अपने पास आता है हाफ लाइफ। तो सबसे पहले हाफ लाइफ को देख लेते हैं होता क्या है। देखिए हाफ लाइफ का मतलब ये है कि कितने टाइम में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाएगा। रिएक्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आधा होने में जितना टाइम लेगा उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। क्या कहते हैं हम लोग? हाफ लाइफ उससे कहते हैं। इसको सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन is the time in which the concentration of reactant the concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा होने में जितना भी टाइम लगे उसको हम क्या कहते हैं बताइए? हाफ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ हाफ कहते हैं। लाइफ। हाफ क्लियर है? लाइफ। अब देख, हाँ हाफ लाइफ कहते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जब बात होती है तो इसका टी हाफ निकालेंगे हम लोग। टी हाफ को टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, टी और हाफ सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं। अब देखिए के का वैल्यू जीरो ऑर्डर में क्या आया था, आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी आया था, यही आया था ना? यस सर। यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाफ लाइफ का मतलब यही है कि जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए आपका वो इनिशियल का आधा हो जाना चाहिए।
यहाँ तक हो जाए तो बताइएगा। यस सर। हो गया श्रेन? यस सर। अब देखिए, यहाँ पे k का वैल्यू लिखा हूँ तो वहीं पे t इज इक्वल टू, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आर नॉट माइनस आर अपॉन में k लिख सकता हूँ। अब देखिए, यस सर। एट t इज इक्वल टू टी हाफ जब लेंगे तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो इनिशियल का आधा हो जाना चाहिए। यही तो कहता है हाफ लाइफ, कि ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है लेकिन जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो इनिशियल का आधा हो जाना चाहिए। तो टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट, ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, माइनस आर के जगह क्या होना चाहिए, आर नॉट बाई टू होना चाहिए अपॉन में के। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो एक में से आधा गया तो हाफ बचा, वन में से हाफ गया हाफ बचा, तो ये क्या बचेगा, आर नॉट अपॉन टू के। तो यहाँ पे टी हाफ जो है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर्मूला आया आपका आर नॉट अपॉन टू के। इससे पता चलता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कि आपका जो टी हाफ है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। दिव्यम समझ में आया? यस। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए, अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ही स्टेटमेंट में लिख दिया, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव इक्वेशन दैट टी हाफ ऑफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये आप वर्ड्स में भी लिख सकती हैं। ठीक है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आया है के इज इक्वल टू, मैंने एक फॉर्मूला लाया था 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर। क्या आया था, आर नॉट अपॉन में आर आया था कि नहीं? यस सर। अब t इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2.303 अपॉन में के लॉग ऑफ आर नॉट तो रहेगा ही रहेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब हम पता है कि एट t इज इक्वल टू टी हाफ, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है आपका वो कितना होना चाहिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा होना हाँ। चाहिए अकॉर्डिंग टू द यस डेफिनेशन ऑफ सर। हाफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टी हाफ अगर रखते हैं तो ये तो आपका 2.303 होगा ही, अपॉन में के आएगा, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ आर नॉट, ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये टू ऊपर चला जाएगा, तो टी हाफ जो होगा बेसिकली वो क्या होगा, 2.303 अपॉन में के, और लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, तो टी हाफ इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 2.303, और लॉग टू का जो वैल्यू होता है वो 0.3010 होता है। लॉग का वैल्यू क्या होता है, 0.3010। तो यहाँ पे लिख वन। सकते हैं 0.3010। अब यहाँ पे ये हो गया। अब अपने को देख लेंगे यहाँ पे कि टी हाफ इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.693 अपॉन के होता है। ठीक है, तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन का कोई टर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ initial concentration
ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसे लिख लीजिए। तो ऑर्डर के बाद क्या लिखा है? फर्स्ट ऑर्डर order first order reaction is independent of initial concentration of reactant। ठीक है, स्क्रीन हो गया आपका दिव्यम? यस सर। तो चलिए ये सब आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ओके सर। दिव्यम, कोई डाउट आज क्लास एक्सक्यूज में? मी सर। हाँ सर ट्यूसडे को जो क्लास नहीं हुई थी वो कब होगी, आप प्लीज बता हाँ, सकते एक बार निष्कर्ष से बात कर लीजिएगा आप, मैं भी बात कर लूंगा। इस वीक हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। ट्यूसडे को बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, कोई भी क्लास नहीं हो पाया। आपके लिए तो मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन ये कि सारे क्लास कैंसिल हो गए। तो उसके लिए हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, क्योंकि सारे मिस हुए हैं तो सबका टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा इधर उधर। ठीक है दिव्यम, मिलते हैं यस नेक्स्ट क्लास सर। में हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना?